बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हिस्ट्री ब्रांचेस वगैरह देखेंगे ज़ूलॉजी की। तो दुनिया का कोई भी हिस्सा है उसके अंदर मुख्तलिफ मखसूस किस्म की जो है वो फ्लोरल असेंबलीज पाई जाती हैं जो कि उस इलाके का बायोटा कहलाता है। एनिमल जो किसी भी इलाके के होते हैं उनको हम के मजमूए को हम फौना कहते हैं, और जो प्लांट असेंबली किसी भी इलाके में पाई जाती है उसे हम वहाँ का फ्लोरा कहते हैं, और इन दोनों के मजमूए को हम लोग बायोटा कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ज़ूलॉजी में कई किस्म के आइडियाज इससे पहले पेश किए गए हैं, जिनमें बहुत अगर जो है वो अर्ली आइडियाज की तरफ जाएं, डार्विन से पहले भी गैडो नाम का एक साइंटिस्ट था, 1913 में उसने जो है वो एक आइडिया पेश किया। इसके साथ साथ डार्विन और वेलेस के जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन या एवोल्यूशन के पैटर्न्स थे, इनके एक्सेप्टेबल आइडियाज इसी वजह से पॉसिबल हो सके क्योंकि उससे पहले ही ज़ूलॉजी के फाउंडेशन जो है वो ले अल्फ्रेड रसेल वेल्स और बाकी मामलात में की जा चुकी थी। अल्फ्रेड रसेल वेल्स के बाद जो है वो ये काम काफी तेजी के साथ स्टार्ट हुआ डार्विन के वक्त के बाद। इसके अलावा जो है वो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट जो है वो एनिमल्स की स्टार्ट हो गई। इनके अलावा लैंड ब्रिजेस वगैरह उनकी स्टडीज वगैरह पे ज़्यादा फोकस हो गया। तो रिसेंट बुक जो ज़ूलॉजी के ऊपर हैं वो इंग्लिश प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर वो न्यू बिगिन 1936 के अंदर आई हैं। ज़ूलॉजी ऑफ द लैंड एंड द वाटर जो है बेफोर्ट ने 1951 में डेवलप की। ये जो है वो टोटल सब्जेक्ट को कवर तो खैर नहीं कर रही हैं, लेकिन ये जो है वो इनिशियल जो बैकग्राउंड है उसका ये काम कर रही हैं। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने प्रोनाउंस किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विच रिवोल्यूशनाइज द बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड अर्थ साइंसेज। इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ये आमतौर पर कॉमन ऑर्गेनिक डिसेंट से जो है वही है। इसके अलावा ग्रेजुअलिज्म है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज का आइडिया है। इम्पैक्ट इसके जो है वो कई किस्म के हैं, उनके देखेंगे। सबसे पहले है जी जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स पे इनका इम्पैक्ट है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सबसे पहले है जी जियोमॉर्फोलॉजी पे, फिर है जी इम्पैक्ट ऑन लैंड्स, उसके बाद है जी ह्यूमंस पे, है ह्यूमन जियोग्राफी पे, पॉलिटिकल जियोग्राफी पे और कल्चरल लैंडस्केप पे। जैसे साइकिल ऑफ इरोजन है, इसको इन्होंने डिफाइन किया जियोग्राफिकल साइकिल के नाम से। इज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन अपलिफ्ट लैंडमास undergoes its transformation by the process of land sculpture ending into a low featureless plain of पेनप्रे। यानी कि ये उन्होंने जो इसको जियोग्राफिकल साइकिल का नाम दिया था, जो एक्चुअली साइकिल ऑफ एरोजन था। नेक्स्ट इज पीएल स्लैटर। स्लैटर फर्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन टू ज़ूलॉजी, बुनियादी तौर पर जो है वो था उसका पेपर 1858 के अंदर जो शाया हुआ था, ऑन द जनरल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास ए बी, यानी कि बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इसका पेपर जो पब्लिश हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ज़ूलॉजी जो है वो इसका सेकंड वॉल्यूम है, पेज नंबर 130 से 145 तक। इसने जियोग्राफिकल रीजन्स को दुनिया में सबसे पहले जो है वो किया, क्लासिफाई किया। पीएल स्लैटर जो है और अल्फ्रेड रसेल वेल्स दोनों को जो है वो जियोग्राफिकल रीजन ने आइडेंटिफाई किया। पूरी दुनिया को जो है वो मेजर रीजन्स के अंदर इन्होंने जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया, जिनको पहले हम लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हर किसी पर्सन की जो है क्लासिफिकेशन है वो थोड़े बहुत डिफर के साथ एक दूसरे अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिनमें बेसिकली जैसे पिलाक्टिक रीजन है जो आज भी एग्जिस्ट, जिसको आज भी हम उसी जो है वो पैटर्न पे याद करते हैं। इथोपियन रीजन है जिसको आज एफ्रोट्रॉपिक हम लोग कहते हैं। इंडिया है जिसको हम लोग जो है इंडोमलाइन कहते हैं। ऑस्ट्रेलेशियन है, न्यार्कटिक है और नियोट्रॉपिक है। मेरीन रीजनलाइजेशन बिगेन विद ऑटमन। इसका जो पब्लिकेशन थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट इज मारी न्यू बिगिन। ये इसका नाम पहले हम लोग मेंशन कर चुके हैं, मैरियन न्यू बिगिन। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा है, जिसने बायोलॉजी और साइंटिफिक मेथड को थोड़ा बहुत जो है वो एग्जाम्पलर एग्जाम्पल के साथ ऐड किया। एनिमल, इनका जो बुक है एनिमल जियोग्राफी 1913 में डिस्कस ये जो है वो आई है, और इनका वर्क जो है वो दूसरे एनिमल जियोग्राफीज और जियोग्राफर जो है उनके लिए काफ़ी है। इनकी जो डेथ है वो 1934 में हो चुकी है। नेक्स्ट इज कॉम्पटी डीबफिन। डीबफिन जो है नोटेड दैट डिस्पाइट सिमिलर एनवायरनमेंट्स डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। इसको हम लोग बफिन लॉ कहते हैं। ये आमतौर पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बायोजियोग्राफी कहलाता है, यानी कि बायोजियोग्राफी का पहला कानून कहलाता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक जैसे एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी प्लांट्स और एनिमल की डिस्टिंक्ट स्पीसीज, यानी कि जिनको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बफिन ने पेश किया। बफिन हेल्ड द पोजीशन ऑफ इंटेंडेंट एट द जॉर्डन डू रॉय, नाउ कॉल्ड द जॉर्डन डिस प्लांटिस। ये उस जो है वो इंस्टीट्यूट का ये प्रेसिडेंट था।
Alfred Russel Wallace. Alfred Russel contribution to the study of evolution were considerable. They are often forgotten. लेकिन इसकी जो है evolution के लिए concepts हैं, because इसका जो contradiction है या इसका जो conflict था वो चार्ल्स डार्विन के साथ था, तो इसकी जो contribution है towards एवोल्यूशन उनको जो है वो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी गया जितना इसको एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन या जूजियोग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है। His research on geographical distribution of animals provide critical support for his evolutionary theories and led him to draw a boundary line through Southeast Asia that divides Asian and Australian animal groups, जिसको आज हम वेलेस लाइन कहते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने में उसकी जो एवोल्यूशनरी थॉट्स हैं और जो इसकी कैलकुलेशंस हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन है, काफी किरदार अदा करती हैं। Alfred Wallace, when most of us think about natural selection, we attribute that theory of naturalist Charles Darwin. However, what most people do not know is that another scientist, Alfred Wallace, ये हम पहले इसको किसी न किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ्रेड रसल वेलेस और चार्ल्स डार्विन दोनों ही का जो मेन थॉट, स्कूल ऑफ थॉट था वो एवोल्यूशन ही था। लेकिन बिकॉज इनके आने के बाद नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन के बाद अल्फ्रेड रसल वेलेस के जो वर्क है उसको बैक साइड सेट असाइड कर दिया गया और इनकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ज़्यादा वैल्यू दी गई। However, what most people do not know, a naturalist, a geographer, and a socialist also deserve some credit for this theory. Alfred Russel Wallace was born in Wales in 1823. It has been described variously as a naturalist, geographer, and social criticist. Hans Frederick Gadow, ये पोमेरेनिया के अंदर डेवलप हुआ, सन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ द रशियन रॉयल फॉरेस्ट के अंदर। इसकी जो है हिस्ट्री मेनली वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो गॉडो ने सबसे पहला आइडिया पेश किया था हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी का, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री का जो है वो इसने आइडिया पेश किया था। फुल समरी अबाउट इट्स आइडियाज अबाउट द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ एनिमल मस्ट हैव बीन कॉमन इन अर्ली टाइम्स। गॉर्डन ने जो है वो पहला सीक्वेंस डेवलप किया बर्ड्स ऑर्डर के अंदर और फैमिलीज के अंदर, ताकि आने वाले जो है उनके लिए एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बुनियाद पर कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन आसान हो सके। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। Biogeography is basically the study of distribution of species and ecosystem in geographical space through geological time. Organisms and biological communities often vary in regular fashions along geographical gradients of latitude, elevation, isolation, and habitat area. Biogeography, a study of animal distribution across the world. क्योंकि जिस किस्म का इलाका होगा, जिस किस्म का हैबिटेट होगा, जिस किस्म का इन्वायरमेंट होगा, उस मखसूस तरह की स्पीसीज वहां पर पाई जा सकती हैं। किस तरह स्पीसीज जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल होती हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ सूट करती हैं, ये हम या क्यों वहां पर ही इस किस्म के एनिमल। मिसाल के तौर पर जब हम डेजर्ट की बात करते हैं, सहरा के ही अंदर हमें ऊंट क्यों जो है वो दस्तयाब होते हैं, जो कांटेदार दरख्त होते हैं वो हमें सहरा के अंदर ही क्यों दस्तयाब होते हैं, और जो बरोवर्स होते हैं, बिल बना कर रहने वाले हैं, वो ही हमें ऐसे इलाकों में क्यों मिलते हैं। पहाड़ी सिलसिलों में पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उस बारिशों होने के बावजूद भी वहां पर कांटेदार पौधे क्यों पाए जाते हैं, जिनको जीरियोफाइट्स कहते हैं या जीरिक प्लांट्स कहते हैं, आखिर वो पहाड़ी इलाकों के अंदर क्यों पाए जाते हैं। तो ये स्टडीज हमारी बायोजियोग्राफी के अंदर आती हैं। सब कैटेगरीज जो है इसकी फाइटोजियोग्राफी और जूजियोग्राफी है। अगर हम प्लांट स्टडीज की, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो दैट कुड बी स्टडीड इन फाइटोजियोग्राफी। अगर हम एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड बात करेंगे तो ये हमारा जूजियोग्राफी कहलाएगा। बायोजियोग्राफी फर्दर हम इसकी जो है वो टाइप्स में आएंगे तो हमारे पास हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी, इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी, कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी, इसमें आप आगे इनको जो है वो जूजियोग्राफी की क्लासिफिकेशन में भी, टाइप्स में भी ऐड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी में study of animal distribution emphasizing evolution and over evolutionary time scale using a combination of phylogenetic and distributional information. हिस्टोरिकल में हमने जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हिस्ट्री के कौन कौन से इवेंट्स में, कौन कौन से टाइम जोन्स के अंदर किस तरह की पॉपुलेशंस किसी इलाके में। ये बुनियादी तौर पर ऐसे होता है, कोई एरिया हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं या कोई स्पीसीज स्पेसिफिक रख लेते हैं और उस स्पीसीज की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि वो इस इलाके में कब आई हैं, यहाँ से माइग्रेट कब कर गई हैं, या यहाँ पर इन्वेड कब हुई हैं, या यहाँ से एक्सटिंक्ट कब हुई हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हिस्टोरिकल बायोजियोग्राफी में आएगा। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी, जिसमें बुनियादी तौर पर स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। हम इन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का तस्करा करेंगे या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, दूसरे अल्फाज में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से कोई किसी भी इलाके के अंदर नई स्पीसीज पाई जाएंगी या मौजूदा स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएंगे। थर्ड टाइप इज कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी।
Conservation biography involves application of biographical principle, theories and analysis the problems regarding body. जो conservational biography है इनके अंदर conservational point of view से जितने भी problems आ रहे हैं बायोजियोग्राफी के अंदर या एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसको स्टडी किया जाए। जूलॉजियोग्राफी हम बात पहले कर चुके हैं। दुनिया को जो है वो मेजर रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। वर्टिब्रेट्स जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमें एवोल्यूशन समझने में मदद मिलती है। नंबर ऑफ एनिमल्स जो है इनकी रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो तादाद में इजाफा होता है और बायोटिक पोटेंशियल एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की कि वो एक जगह पर एक ही जो है वो इलाके में जो उनके पास रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड हों या सरप्लस हों तो वो कितनी ज़्यादा तादाद में इजाफा करते हैं। किसी भी जानदार की जब तादाद में इजाफा होगा तो जो सर्वाइवल प्रेशर है या रिसोर्स के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, जिसके नतीजे में दो ही ऑप्शन होंगी, या तो ऑर्गेनिजम्स वहां पर कम्पीट कर करके कंपटीशन के नतीजे में वहां पर ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो अपने इलाके से शिफ्ट कर जाएंगे किसी नए इलाके में। अब जो नए इलाके में रिसोर्स के लिए शिफ्ट होने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके पास भी दो ऑप्शन है, या तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो वहां पर की स्पीसीज थ्राइव होना शुरू हो जाएगी, इनकी नई पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी, सब पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो नए इलाके में जाएंगे तो वो इलाका इनको सूट नहीं करेगा, जिसके नतीजे में ये नए इलाके में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डिस्पर्सल तब तक होता रहता है जब तक कोई बैरियर नहीं आ जाता। यही वजह है कि डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद है दुनिया में, क्योंकि बैरियर्स जो हैं इनकी डेवलप। अब बैरियर कोई भी ऐसी चीज हो सकता है, कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है, बायोलॉजिकल या एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, या कोई फिजिकल अपीयरेंस कोई चीज हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, दरिया हो सकता है, जिसकी वजह से कोई स्पीसीज जो है उसके पॉपुलेशन जो है उसका एक ग्रुप एक साइड पर और दूसरा ग्रुप दूसरी साइड पर मौजूद होता है। पीएल स्लैटर जो है बुनियादी तौर पर आइडिया जू जियोग्राफी का इसने पेश किया था, जिसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स अपने पेपर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हक्सले जो है उसने अफ्रीका को कई रीजन्स, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका को कई को एक ही सिंगल यूनिट के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया था, इसको आर्क्टोजिया कहते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को उसने नोटोजिया के अंदर क्लासीफाई किया। रीजन्स की अगर बात करते हैं तो दुनिया के जो सरफेस है उसको 6 मेजर रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में इनके अलावा रीजन्स नहीं है। इनके अलावा आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को हम किसी भी मखसूस रीजन के अंदर डिवाइड नहीं करते हैं, आइलैंड्स को सेपरेट करते हैं। तो जो मेन लैंड्स हैं उनको हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो यहाँ पर बयान किए गए हैं। और बेसिकली जो फाउंडेशन ऐड की गई है इसमें वो मैमेलियन फौना यानी कि जो मैमलियन असेंबलेजेस हैं, मैमलियन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बुनियाद बनाकर किया गया। सबसे पहला जो है ये सबसे बड़ा रीजन जो सेकंड नंबर पे है पैलार्कटिक रीजन, ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है। नियार्कटिक रीजन, नियोट्रॉपिक रीजन, इथोपियन रीजन, ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। अगर इनको याद रखना हो बड़ा आसान सा फार्मूला इनका है, मैं आपको जरा थोड़ा समझा देता हूँ। पैलार्कटिक रीजन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है, इसमें रशिया, चाइना और ये पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और ये सारा कुछ जो है वो अफगानिस्तान वगैरह ये इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट चीज दो हमारे पास नियार्कटिक और नियोट्रॉपिक। जी, नियार्कटिक और नियोट्रॉपिक ये दोनों अमेरिकन हैं। नियार्कटिक जो है इसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं और नियोट्रॉपिक जो है इसको हम सदर्न अमेरिका कहते हैं। इथोपियन जो है ये अफ्रीकन रियाम है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इथोपियन जो है अफ्रीकन रियाम को ही कहते हैं। ओरिएंटल रियाम को हम इंडियन रियाम भी कहते हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल, ये बांग्लादेश सारा इलाका इसमें आ जाते हैं। लास्ट इज ऑस्ट्रेलियन रियाम, ऑस्ट्रेलिया जो आइलैंड है इसी को ऑस्ट्रेलियन रियाम कहते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये दुनिया को हमने डिवाइड किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये पैलार्कटिक रियाम है। देख लें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूरोप का मोस्टली पोर्शन है। यूरोपियन पोर्शन के बाद यहाँ पर जो है वो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ ये सारा ये इलाका है टोटली। इसके बाद सेकेंडली हमारे पास जो है वो है नियार्कटिक रियाम, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये नियार्कटिक रियाम कहलाता है। ये नियोट्रॉपिक रियाम है ये वाला, और ये हमारे पास अफ्रीकन जिसको एफ्रोट्रॉपिकल भी कहते हैं, अफ्रीकन या इथोपियन रियाम है, सहारा डेजर्ट से नीचे नीचे। ये हमारे पास ओरिएंटल रियाम में ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये वेलस लाइन और वेबर्स लाइन वगैरह हैं, जिनके बारे में पहले बात हो चुकी है। और ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन रियाम है। तो ये टोटल हमारे पास 6 रियाम्स हैं जो यहाँ पर दिखाए गए। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें ये याद रह सके। सबसे पहले नंबर पे है पैलार्कटिक रियाम, दुनिया का सबसे बड़ा रियाम। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो ओरिएंटल रियाम है। ये ओरिएंटल रियाम का कलर जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट किया गया, इसीलिए इसको कलर्ड डायग्राम से जाहिर किया जाता है ताकि ये याद रह सके कि कौन सा एरिया कौन सा है रियाम। इसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलियन रियाम है, ये तीसरा रियाम है। साथ ही इसके साथ एफ्रोट्रॉपिकल या इथोपियन रियाम है, इसको अफ्रीकन रियाम भी कहते हैं।
ये 1 2 3 4 हमारे पास रियाम इस पोर्शन में इन एरियाज में, जबकि ये वाला जिसको अमेरिका कहते हैं, अमेरिका को हम 2 रियाम्स में, न्यार्कटिक और न्यूट्रॉपिक में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो है वो 6 टोटल रियाम्स हो जाते हैं, 6 रियाम हमारे हो जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी को हम एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं, एक रिवीजन सेशन की तरह भी हो जाएगा और इसके साथ ये चले हमें थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। जू जियोग्राफी डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी जिसमें बुनियादी तौर पर जियोग्राफिकल यानी कि दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल स्पीसीज की और उनकी खवास का मुताला किया जाता है, क्यों मौजूद हैं उस जगह पर, ये भी हम जू जियोग्राफी में देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी में बेसिकली इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी जिसका ताल्लुक इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन या इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस और डिटेरियोरेशन ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से ये इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी में आएगा। हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी में हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाएंगे और इनके साथ से इनका इन्फ्लुएंस या इनकी जो है वो देख लेंगे, इनका जो है वो इफेक्ट। नेक्स्ट ब्रांचेस जो हम इसमें इस ग्रुप में हम स्टडी करेंगे उनमें फोनिस्टिक्स हैं, क्रोनोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल है, अप्लाइड जू जियोग्राफी, सिस्टमिक और बायोसिनोटिक है। इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी और हिस्टोरिकल को हम कर चुके हैं, फोनिस्टिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोनिस्टिक्स जो है ये स्टडी ऑफ फौना ऑफ सम टेरिटरी और एरिया, किसी खास इलाके के अंदर जो पाए जाने वाली एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो बायोडाटा है या डैशबोर्ड है, टोटल जो हम करेंगे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, इसको हम फोनिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। बुनियादी तौर पर किसी एरिया और गिवन टाइम के अंदर हैबिटेट एसोसिएशन के अंदर जितने एनिमल्स पाए जाते हैं उनका स्टडी जो है, उनकी उनकी लिस्टमेंट जो है, ये हमारा फोनिस्टिक्स में आएगा। ये डाटा जो है वो किसी भी एरिया के अंदर यूनिक असेंबलेजेस और उनमें आने वाले इकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ओवर टाइम को स्टडी करने में मदद देता है। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल स्टडी। क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है या 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको स्टडी किया जाता है। और इसके साथ साथ क्रोनोलॉजी के अंदर जो ग्रेजुअल इंक्रीज है या ग्रेजुअल चेंज आने वाला स्पीसीज का या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी स्टडी किया जाता है। इसकी डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी, बेसिकली इसमें जो है वो डिटेल डिस्क्राइब की जाती है इकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है कॉजल जू जियोग्राफी, किसी भी डिस्टर्बेंसेस को या जो अबंडेंस को किसी भी जगह पर जो स्पीसीज की एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की उसकी रीजन को बयान करने की या कॉजेज को बयान करने की कोशिश हमारी जो है ये कॉजल जू जियोग्राफी में आती है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स या तजर्बात के जरिए ये चीज़ साबित करते हैं कि यानी कि हम समझ लें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स यूज करते हैं जिनके जरिए इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एवोल्यूशन और डिस्पर्सल्स को स्टडी करते हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स अब बहुत कम रह चुके हैं, ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जिनके एनिमल्स बहुत तेजी के साथ कम हो रहे हैं, तो उनकी स्टडीज के लिए फिर हम जो है एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल सिमुलेशन यूज करते हैं, जिसके जरिए हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अप्लाइड जू जियोग्राफी के अंदर बुनियादी तौर पर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर कंजर्वेशन मैनेजमेंट शामिल हो सकती हैं। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कंजर्वेशन मैनेजमेंट में हमने ये देखना होता है कि जो हम कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कर रहे हैं, इनकी वजह से एनिमल स्पीसीज कंट्रोल भी हो रही है या नहीं। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, पैसा डेवलप हो रहा है, फंड रेजिंग हो पा रही है कि नहीं। इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम प्रॉपर्ली बेटर हो रहा है या बैलेंस हो रहा है या नहीं। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बेटर हो रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ साथ लैंडस्केप प्लानिंग, जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो पा रही है कि नहीं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी इसमें देखी जाए। सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी के अंदर हमने जो है वो बायोलॉजिकल स्टडी करनी है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें एक सिस्टम देखना है कॉज और इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। नेक्स्ट इज बायोसिनोटिक जू जियोग्राफी, इसमें बुनियादी तौर पर इंटरेक्शन देखना है एनिमल्स का विद स्पेसिफिक हैबिटेट और जियोग्राफिकल एरिया, जिसकी वजह से जो है वो एसोसिएशन ऑफ द क्रिएशन जो है वो लिमिटेड हो सकती है। बायोटिक कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज जो है वो कॉमनली यहाँ पर देखी जा सकती हैं।